किसान आंदोलन को आज 57 दिन हो गए हैं। 26 नवंबर को किसानों ने दिल्ली की तरफ मार्च किया था और किसान संगठनों की आखिरी प्रेस रिलीज के मुताबिक, जो कि 21 जनवरी को आई थी, अभी तक 147 किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है। 26 जनवरी को एक तरफ राजपथ पे परेड निकलेगी, जहां हमारे जो फोर्सेस हैं वो अपना प्रदर्शन करेंगी और अपनी ताकत दिखाएंगी, तो वहीं किसानों ने ऐलान किया है कि 26 जनवरी को वो भी ट्रैक्टर यात्रा निकालने जा रहे हैं, यानी इसको ट्रैक्टर परेड का नाम दिया गया है। किसानों की मांग है कि दिल्ली के जो रिंग रोड है उस पर उन्हें ये मार्च निकालने की अनुमति दी जाए, लेकिन पुलिस और किसान संगठनों के बीच अभी तक की जो बातचीत हुई है उसके मुताबिक उन तीनों ही गाजीपुर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए एक अलग से रूट फाइनलाइज करने की कोशिश दिल्ली पुलिस कर रही है, यानी उन्होंने अनुमति किसान संगठनों को दे दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 4 लोगों की कमेटी बनाई थी, जिसको लेकर किसान संगठनों ने कहा था कि हम इसको नहीं मानेंगे। उसमें से एक जो किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान थे, उन्होंने अपने आप को कमेटी से दूर कर लिया, लेकिन उस कमेटी को किसान संगठनों ने मानने से इनकार कर दिया। सितंबर में जब संसद सत्र शुरू हुआ था, उसमें इन 3 बिलों को कानून का रूप दिया गया था, जो कि 5 जून को कोविड के दौरान सरकार एक अध्यादेश के जरिए कैबिनेट में लेके आई थी। उसके बाद जब सत्र आया तो इन तीनों बिलों को कानून का रूप दे दिया गया। इन्हें दोनों ही सदनों में, मुझे याद है राज्यसभा में ध्वनि मत से पास किया गया था इन तीनों कानूनों को, और उसके बाद से ही हरियाणा और पंजाब में किसान संगठनों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और ये चेतावनी दी थी कि अगर आप लोगों ने, सरकार ने ये बिल वापस नहीं लिए तो किसान जो है वो दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने 3 दिन की किसानों को लेकर यात्रा निकाली, जिसकी शुरुआत पंजाब से हुई और फिर हरियाणा होते हुए वो आए। किसान संगठनों को कांग्रेस पार्टी का समर्थन है। ऐसा हाल ही में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि हमें अपनी लड़ाई छोड़कर किसान संगठनों के साथ खड़ा होना चाहिए, अपना समर्थन उन्हें देना चाहिए। जिस तरीके से इस पूरे किसान कानूनों को लेकर विरोध हो रहा है, किसानों का कहना है कि हमने आपसे ये कानून नहीं मांगे, लेकिन सरकार ज़बरदस्ती थोप रही है। किसान संगठन पिछले 57 दिन से ये बात बोल रहे हैं कि इन्हें कानून से कोई फ़ायदा नहीं है, इसका सीधा फ़ायदा अंबानी, अडानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को देने के लिए कानून लाए गए हैं। हमने ये कानून आपसे नहीं मांगे थे। इन सब को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों किसान संगठन, 40 किसान संगठन पिछले 57 दिन से दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। लगभग 3 लाख किसान हैं और लाखों की संख्या में ट्रैक्टर जो है वो दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। आज का हमारा यही मुद्दा है कि क्यों किसान इस बात पर अड़े हैं कि तीनों कानून सरकार वापस ले, इससे कम वो नहीं मानने वाले। इन तीनों कानूनों के पीछे सरकार का तर्क है कि इससे मंडी में बैठे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से इन कानूनों के पीछे की मंशा देखी जाए तो उससे ये साफ है कि अगर प्राइवेट कंपनीज किसान की फसल मंडी से बाहर खरीदेंगी तो वो बिचौलिए उन प्राइवेट कंपनीज के लिए वो परचेज करेंगे, वो वहीं की वहीं बैठे रहेंगे। यानी ये जो तर्क है कि बिचौलिए समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जो किसानों का खून चूसते हैं, वैसा तर्क जो जानकार है उसको सही नहीं मानते। उनका कहना है कि जिस तरीके से लगभग वेयर हाउसेज जो हैं वो बनाए जा रहे हैं अलग अलग राज्यों में, और हाल ही में एक आंकड़ा सामने आया था जिसमें देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी की जो वेयर हाउसेज हैं उसमें 8 राज्यों में 8,75,000 मीट्रिक टन फूड ग्रेन स्टोरेज हो चुकी है, जिसमें सबसे बड़ी संख्या जो मध्य प्रदेश में है, जहां अकेले 3 लाख मीट्रिक टन जो फूड ग्रेन है वो उन्होंने स्टोर की है। इसके अलावा 7 राज्यों में 5,75,000 मीट्रिक टन फूड ग्रेन स्टोर की गई है। इन 3 बिलों को लेकर क्या आपत्ति है? सबसे पहले आपत्ति है एमएसपी को लेकर। किसानों का कहना है कि इन बिलों में एमएसपी की गारंटी नहीं है, सबसे पहले आप वो दीजिए। सरकार इसके ऊपर अभी तक कोई आश्वासन नहीं दे पाई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बिल है वो है एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, यानी इसमें जमाखोरी को कानूनी रूप दे दिया गया है। मान लीजिए कि कोई भी बड़ी कंपनी वो गेहूं, चावल या कोई भी ऐसी फसल खरीदती है, वो उसको स्टोर कर सकती है, जो कि मार्केट का जो डिमांड एंड सप्लाई होती है उसको मिसमैच कर सकती है। यानी जब जिस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उसकी सप्लाई कोई भी बड़ी कंपनी रोक देगी, उसका असर किसानों पर नहीं बल्कि देश की आम जनता पर पड़ने वाला है। यानी जो जमाखोरी, जिसको एक गैर कानूनी बात माना जाता था, कानून माना जाता था, उसको इस सरकार ने लीगलाइज कर दिया है। इसके अलावा जहाँ तक मंडी खत्म करने की बात है, उसमें सरकार ने कहना है कि हम पैरेलल मंडी भी खड़ी कर देंगे, लेकिन अगर मंडी खत्म होती है इससे भी किसानों को बहुत नुकसान होने वाला है, क्योंकि
कोई भी प्राइवेट कंपनी जो किसान की फसल खरीदेगी वो उसको एमएसपी गारंटी नहीं देगी। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी किसान की फसल लेने के बाद उसको पैसे नहीं देती है तो किसान के पास एसडीएम और जो डीसी होता है, कलेक्टर होता है, उस तक जाने का अधिकार दिया गया है, वो कोर्ट नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या कोई किसान एक जिले के डीसी या डीएम तक पहुंच सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो इन तीनों कानूनों को लेकर किसानों को आपत्ति है। और पहले ये कानून क्या थे? 1955 में आवश्यक वस्तु कानून लाया गया था, जिसमें आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए प्रावधान था। किसी सामान को आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट में जोड़ने का मतलब है कि सरकार उस वस्तु की कीमत, उसका उत्पादन, उसकी सप्लाई को कंट्रोल कर सकती है। ऐसा अक्सर प्याज और दालों के दाम बढ़ने पर देखा जाता है। ये था पहले का कानून। अब नया कानून क्या है? अनाज, दलहन, आलू, प्याज, तिलहन और तेल की सप्लाई पर अति असाधारण परिस्थिति, युद्ध, अकाल, कीमतों में अप्रत्याशित उछाल या फिर गंभीर प्राकृतिक आपदा में ही सरकार नियंत्रण लाएगी। जमाखोरी पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। मतलब व्यापारी कितना भी अनाज, दालें, तिलहन वगैरह जमा कर सकते हैं। दूसरा इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि सरकार ने यह कहा है कि जब तक किसी वस्तु का दाम 100% यानी 100 का 200 रुपये नहीं हो जाता तब तक वो इंटरफेरेंस नहीं करेंगी, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है। क्या ये बात सिर्फ किसानों को ही परेशान करेगी? दरअसल ये इस बात को जनता समझ नहीं पा रही है फिलहाल, कि जब आप लोग मार्केट जाएंगे और 100 की चीज़ आपको 190 में मिलेगी लेकिन सरकार इंटरफेरेंस नहीं करेगी। यानी अगर कंपनी अपनी चालाकी से 100 रुपये की चीज़, 100 रुपये प्रति किलो की चीज़ को 190, 195 बेचती है, सरकार इंटरफेरेंस नहीं करेगी जब तक वो 200 रुपये प्रति किलो नहीं हो जाती। तो ऐसा ये जो 3 कानून हैं, इनमें किसानों के साथ साथ आम जनता का भी उतना ही नुकसान है, जो फिलहाल जनता को समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा कानून, कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य, एपीएमसी यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केट कमेटी को सरल भाषा में मंडी कहते हैं। यहाँ उत्पादन बेचने पर राज्य सरकारें व्यापारियों से टैक्स लेती हैं और मंडियों का संचालन करती हैं। सरकारी खरीद भी इन मंडियों से होती है। हर राज्य में इनसे जुड़ी एपीएमसी एक्ट भी होता है। अब नया कानून क्या कहता है? नए कानून में अब मंडी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। किसान एपीएमसी मंडी के बाहर भी अपना उत्पादन बेच सकते हैं। वो दूसरे जिलों और राज्यों में भी अपनी फसल बेच सकते हैं। इसके लिए उनको या उनके खरीदारों को एपीएमसी मंडियों को कोई फीस भी नहीं देनी होगी। दरअसल ये बात कही जा रही है कि किसान कहीं भी जाकर अपनी फसल बेच सकता है। ये अपने आप में एक हास्यास्पद है, क्योंकि किसान कितनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को दे सकता है, ये कोई भी किसान अपने घर पे स्टॉक नहीं कर सकता। कोई भी किसान ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी अगर मुझे बाजरा बेचना है और मैं हरियाणा में उसको पैदा करता हूँ, क्या राजस्थान जाके बेचूंगा? तो उसमें अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड कर दी जाएगी तो किसान के ऊपर इतनी ज़्यादा मान लीजिए कि किसान के ऊपर इतने ज़्यादा भार पड़ेगा उस बात का कि वो इसको नहीं सहन कर सकता। यानी इससे सीधा फायदा प्राइवेट कंपनीज को होने वाला है। तो पहले के कानूनों में और अब में काफ़ी फ़र्क है। ये साफ साफ कह दिया गया है कि जमाखोरी अब लीगल है, एमएसपी सरकार नहीं देगी। अगर 100 की वस्तु का रेट 200 रुपये हो जाता है तब वो इंटरफेरेंस करेंगे, उससे पहले वो नहीं करने वाली नहीं है। यानी ये बात साफ है कि किसानों के साथ साथ इसका असर देश की आम जनता पर भी पड़ने वाला है। अब बात किसान परिवारों की और उनके ऊपर कर्ज की। देश में कम से कम 14.5 करोड़ किसान हैं जिनके ऊपर यानी खेती पर निर्भर 28 लोग हर दिन आत्महत्या कर रहे हैं। देश के हर किसान पर 1 लाख रुपए का कर्ज है। एमएसपी का लाभ सिर्फ 6% किसानों को मिलता है। 2006 में बिहार के किसानों को, वहाँ के किसानों के लिए मंडी एक्ट खत्म कर दिया गया था, जहाँ पर आज भी एमएसपी पर फसल नहीं खरीदी जाती। यानी जिस तरीके से अब की बार 1800 रुपये का एमएसपी का गेहूं का दाम आया है, ये बिहार और यूपी जैसे राज्यों में अप्लाई नहीं होता। बिहार में आज भी 1000 रुपये क्विंटल या 900 रुपये क्विंटल पर ही किसानों को अपनी फसल गेहूं बेचनी पड़ती है। इसके अलावा 68% किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। 2018 में जारी हुई जनगणना 2015-16 के अनुसार 68% किसान ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है। देश में 86% किसान भूमि सीमांत और छोटे किसानों के पास है। 2 हेक्टेयर तक की भूमि का मालिक छोटा किसान माना जाता है। इसके अलावा सरकारी दावों में आय 6000 से 9000 रुपये प्रति महीना। किसान के पास, सरकार के पास किसानों की कुल संख्या की तरह उनकी आय भी कोई पुख्ता आंकड़ा नहीं है। हालांकि एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार 2016 से पहले साल 12 और 13 में हर कृषि परिवार की औसत मासिक आय
6426 रुपये थी। वही साल 2016 में प्रकाशित हुई नाबार्ड की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि किसानों की मासिक आय औसतन 8,931 रुपये है। प्रति किसान औसतन 20,000 रुपये सालाना की सब्सिडी मिल पा रही है। अब बात करते हैं कि इस किसान आंदोलन से हरियाणा की राजनीति पर क्या असर पड़ने वाला है। देखिए, हरियाणा में 2019 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 40 सीट मिली, दुष्यंत चौटाला को 10, और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन जब से ये 3 कानून पास हुए हैं तब से सरकार को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां इन नेताओं की एंट्री बैन हो गई है, उन्होंने बाहर बोर्ड लगा दिया है। इसके अलावा हाल ही में जब मेयर का चुनाव हुआ और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अम्बाला पहुंचे तो वहां लोगों ने उनका विरोध किया, वहां पुलिस ने उनको बचा के निकाला। उसके बाद जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी उचाना गए तो उचाना में वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे और लैंड करने से पहले ही वहाँ की जनता ने उनका हेलीपैड खोद दिया। फिर इन 3 कानूनों के फ़ायदे समझाने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने करनाल में, जहाँ से वो खुद एमएलए हैं, एक महापंचायत का आयोजन किया। वहाँ पे बिना बुलाए जब लोगों को पता लगा कि मुख्यमंत्री यहाँ आने वाले हैं, बिना बुलाए जनता वहाँ पहुँच जाती है और वहाँ पर भी हंगामा होता है और मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर हवा में घूमता रहता है और लोग ज़मीन पर उनका हेलीपैड खो देते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पर इनके विधायक, इनके मंत्री नहीं जा पा रहे हैं। यानी जो ये आंदोलन है इसका जो असर है वो काफ़ी इसके ऊपर देखा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी और जेजेपी की सरकार है और ख़ास तौर पर दुष्यंत चौटाला जिन्होंने 2019 के विधानसभा चुनाव में नॉन जाट सीटें टारगेट की थी और सिर्फ बीजेपी का वोट काटा था। लेकिन क्योंकि दुष्यंत चौटाला चौधरी देवीलाल के वंशज हैं और देवीलाल किसानों के मसीहा माने जाते थे, तो उनके सामने ज़्यादा बड़ी चुनौती है कि वो इस सरकार में बने हुए हैं कि वो किसानों का समर्थन दें। इसके अलावा भाजपा के ही केंद्र सरकार में पूर्व मंत्री रहे चौधरी बीरेंद्र सिंह, इनके पुत्र भी सांसद हैं हिसार से, उन्होंने भी अपना समर्थन किसानों को दे दिया क्योंकि वहाँ की खाप पंचायतों ने इनका बहिष्कार कर दिया था। तो इसका असर काफ़ी गहरा होने जा रहा है हरियाणा की राजनीति के ऊपर और ख़ास तौर पर बीजेपी और जेजेपी के लिए कि वो कैसे सरकार में बैठे हुए हैं, क्योंकि हरियाणा एक कृषक समाज है और पहले जो राज्य जातियों में बटा हुआ था वो अब कृषि को लेकर एकजुट हो गया और किसान जो है अब एकजुट होकर इन तीनों बिलों को वापस लेने की मांग कर रहा है। तो आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति पर इसका गहरा असर पड़ने वाला है और ख़ास तौर पर उन सीटों पर जो ग्रामीण सीटें हैं। इसके अलावा बीजेपी ज़्यादातर शहरी वोट उसको वोट पड़ता है, लेकिन हाल में जब मेयर का चुनाव हुआ तो अगर पंचकुला छोड़ दें तो अंबाला और सोनीपत दोनों ही चुनाव बीजेपी हारी है। इसके अलावा बड़ौदा में उपचुनाव हुआ, वहाँ पर भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो जाहिर तौर पर ये जो 3 बिल हैं इनके कारण किसान जो है वो संगठित हैं और इन दोनों ही पार्टियों से नाराज़ भी हैं। इस किसान आंदोलन के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण डाटा बाहर निकल के आया है कि जिसमें हरियाणा में 60 से ज़्यादा गांव ऐसे हैं जहां बीजेपी और जेजेपी की एंट्री बैन कर दी गई है। ये जिस तरीके से 2019 का चुनाव जिसमें लगभग 1.25 साल हुआ है, जब 40 सीटें बीजेपी को दी और 10 सीटें जेजेपी को दी, उन्हीं लोगों ने जिन्होंने वोट देकर सरकार बनाई, आज उन्हीं लोगों ने इन दोनों पार्टियों की एंट्री जो है वो बैन कर दी है। मैं आपको कुछ गाँव के नाम बताता हूँ। जींद में करसिंधु, नगुरा, बड़ौदा, खटखड़, फतेहाबाद में चांदपुरा, तलवाड़ा, सिंघानी, उदयपुर, मयोदकला, सांगनवास, रतिया में कमाना, एर खां और बाडा। ये कुछ एग्जाम्पल हैं इन गाँव के नाम मैंने बताए हैं आपको, लेकिन 60 से ज़्यादा जो गांव हैं उनमें एंट्री बैन हो चुकी है। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई थी वो कमेटी में जो 4 लोग थे वो कौन थे, क्यों किसान संगठनों ने उनकी बात नहीं मानी। वो 4 लोग थे अशोक गुलाटी, पीके जोशी, अनिल धनवाल, भूपेंद्र सिंह मान। एससी ने इन 4 लोगों की कमेटी बनाई और कहा कि ये लोग किसान संगठन और सरकार के बीच बैठ के बात करेंगे और उसके बाद ताकि किसान अपना आंदोलन वापस ले लें। लेकिन अशोक गुलाटी ने अखबारों में लेख लिखे थे और ये कहा था कि ये जो बिल हैं ये किसानों के हक में है, सरकार ने जो ये बदलाव किए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हैं और मैं इनका समर्थन करता हूँ। दूसरा जो नाम है वो पीके जोशी का है। उन्होंने भी ऐसे ही अंग्रेजी अखबारों में लेख लिखे, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, और ये कहा कि ये जो कानून है किसानों के लिए बिल्कुल ठीक है, किसान भटके हुए हैं और विपक्षी पार्टियाँ उन्हें भटका रही हैं। तीसरा नाम था अनिल धनवत का।
इन्होंने भी पत्र लिखकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को अपना समर्थन दिया था और कृषि बिलों के पक्ष में ये कहा था कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये किसानों के लिए बिल्कुल क्रांति कर देने वाले हैं। इसी तरीके भूपेंद्र सिंह मान भूपेंद्र सिंह मान ने भी सरकार के समर्थन में और खुद जाकर नरेंद्र सिंह तोमर को, कृषि मंत्री को, ये कहा था कि ये बिल जो है बहुत बढ़िया है और इनसे किसानों की जो आय है वो भी चमकने वाली है। लेकिन जब जैसे इस कमेटी को अनाउंस सुप्रीम कोर्ट ने किया इन चारों नामों को, तो 5 ही मिनट के अंदर सोशल मीडिया पर इनके द्वारा लिखे हुए लेख, इनकी सरकार के मंत्रियों के साथ फोटोग्राफ सब कुछ सामने आ गई और ये पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट जो सरकार को फटकार लगा रहा था, जिससे लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ी थी कि हाँ आज सुप्रीम कोर्ट अपना काम अच्छे से कर रहा है, उसके बाद ये पता लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 4 लोगों को लगाया है ये तो सरकार के पक्ष के ही लोग हैं। लेकिन जिस तरीके से किसान संगठनों ने इसके मानने से इनकार कर दिया और 2 दिन बाद जो भूपेंद्र सिंह मान किसान नेता थे जो कमेटी में थे, उन्होंने अपने आप को इस कमेटी से अलग कर लिया। दरअसल एक दबाव बना उनके ऊपर, क्योंकि भूपेंद्र सिंह मान किसान नेता हैं तो जो किसान संगठन है वो उनके भी टच में रहते हैं, तो उन पे दबाव बना और उन्होंने फाइनली अपने आप को इस कमेटी से विड्रॉ कर लिया। ये वो 4 लोग थे जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। अब 8 बार सरकार और किसानों के बीच बातचीत हो चुकी है। लगभग 57 दिन होने वाले हैं। 147 किसानों की मौत हो चुकी है। ये सब ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें सुनकर सरकार का मन अभी तक पिघला नहीं है। यानी सरकार बिल्कुल भी इस बात को सोचने के राजी नहीं है कि अगर वो इन 3 बिलों को वापस ले लेती है तो उसका क्या नुकसान है। दरअसल ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्यों सरकार इस बात पर अड़ी हुई है कि हमें ये तीनों बिल इम्प्लीमेंट करने हैं। हालांकि सरकार ने आखिर में ये कहा किसान संगठनों को कि हम 2 साल तक इन कानूनों को होल्ड पे डाल देते हैं और फिर चर्चा करते हैं, लेकिन किसान संगठनों ने बात नहीं मानी। अब इसका रास्ता कैसे निकलेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 26 तारीख को जो किसानों की ट्रैक्टर परेड होने वाली है, 26 जनवरी की परेड के बाद, वो अपने आप में एक शक्ति प्रदर्शन है सरकार को दिखाने के लिए कि अगर आप नहीं माने तो इससे भी ज़्यादा लोग देश की राजधानी दिल्ली में पहुंचकर अपनी ताकत बता सकते हैं कि हम इतने लोग हैं जो इन 3 कानूनों के खिलाफ हैं। आजकल आप सुनते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि कुछ दलाल, कुछ बिचौलिए ऐसे हैं जिनको इन कानूनों से दिक्कत है। ये तो किसानों की भलाई के लिए हैं, इनसे बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, 2022 में आय दोगुनी हो जाएगी, फसल एमएसपी पर खरीदी जाएगी। लेकिन लिखित में आश्वासन देने को सरकार राज़ी नहीं है। इसके अलावा केंद्र सरकार के 3 नए कानून के खिलाफ पंजाब सरकार ने भी प्रस्ताव पारित करके इनको खारिज किया था अपनी विधानसभा में। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की गई थी, इसमें एक बड़ा घोटाला सामने आया है। इसमें एक ऑडिट किया गया कृषि मंत्री के कहने पर, जिसमें ये पाया गया कि जो 4% लोग हैं इनमें वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। यानी या तो वो है नहीं, अगर वो है तो उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। यानी इसमें 4% लोग जो हैं वो फर्जी हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है क्या। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की गई, जिसमें लगभग 9 करोड़ 22 लाख किसानों को इसका फ़ायदा दिया जाता है, जिसमें साल में 6,000 रुपये 2,000 रुपये की 3 किश्तों में किसानों को मदद के तौर पर भेजे जाते हैं। जब इस स्कीम ये एक RTI लगाई गई, उसमें पता लगाया गया कि इसमें 4% लोग या तो है नहीं या फिर वो योजना के लाभ के अंतर्गत नहीं आते और वो इसका फ़ायदा उठा रहे थे। 17 राज्यों में ऑडिट हुआ और 30 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को इसमें हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि अगर सारे इसमें ऑडिट हो जाए, यानी पूरा का पूरा अगर ऑडिट हो जाए, तो सरकार को इसमें लगभग 2200 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आएगा। यानी सरकार की तरफ से 2200 करोड़ रुपए ऐसे हैं जो जिन लोगों को दिए जा रहे हैं वो इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी नहीं हैं, यानी फर्जी कागजों में ऐसा हो रहा है। देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने के दफ्तर में RTI लगाई गई थी। उसके बाद ये पता लगा कि इस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 4% फर्जी खाते हैं, जिनके अंतर्गत सरकार को लगभग 30 करोड़ का नुकसान अभी तक हुआ है। लेकिन अगर पूरा ऑडिट हो जाए तो यह संख्या बढ़कर 2200 करोड़ तक पहुंच सकती है।